Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. वेलकम टू योर ऑन चैनल कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने इसी चैनल पर HPSC PGT टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है। उसका हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ टीचिंग मॉडल्स उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसमें और मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। देखिए, आपका काम है टीचर को मोटिवेट करना और टीचर का काम है बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कराना ताकि उनको सक्सेस मिल सके। तो आप भी प्लीज़ मोटिवेट कीजिए ताकि मेरा और मन करे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लाऊँ। क्योंकि देखिए, ये इतना ईजी नहीं होता एजुकेशनल वीडियो बनाना। बहुत सारी बुक्स में से देख के फिर कंटेंट को इकट्ठा करके तब मैं आपके सामने लाती हूँ ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन है एग्ज़ाम में रह ना जाए। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ओके, राइट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टीचिंग मॉडल्स। आज हम इससे पहले मैंने आपको ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण का मॉडल पढ़ाया था। आज मैं आपको सेकेंड मॉडल पढ़ा रही हूँ, ब्लूम मास्टरी लर्निंग मॉडल। ये ब्लूम ने दिया है, मास्टरी लर्निंग मॉडल है जो ब्लूम द्वारा दिया गया है। और ये कैसा मॉडल है? अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक मतलब इंस्ट्रक्शनल। आपसे पूछ सकता है कि जो ब्लूम ने लर्निंग मॉडल दिया है वो किस काइंड का है, किस टाइप का है। तो याद रखिएगा वो कौन सा, अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक मतलब इंस्ट्रक्शनल मॉडल है और डेवलप मॉडल है। अधिगम का कैसा मॉडल है? डेवलप मॉडल है। वो कहते हैं, ब्लूम क्या कहते हैं? ब्लूम कहते हैं कि जब भी बच्चों को आप पढ़ाएं तो ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे अपने सब्जेक्ट में मास्टरी ले लें। जैसे कहते हैं ना, मास्टर MA होती है कि मतलब अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कर लें। उनको इस तरीके से बताएं, उनको इस तरीके से उनका कंसेप्ट क्लियर करें कि वो अपने ही विषय में मास्टरी हासिल कर ले कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो ईजिली वो कर सके। मास्टरी लर्निंग एंड सिलेबस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो ब्लूम के मॉडल का प्रयोग है वो किस लिए होता है? किसी भी विषय पर मास्टरी को हासिल करने के लिए, ताकि जो कंसेप्ट है वो बहुत डीप, जैसे ना बेसिक टू एडवांस क्लियर हो जाए, डीप लेवल तक उनका क्लियर हो जाए। दिस मॉडल इंक्लूड, ये मॉडल कहाँ का शामिल है? क्लासरूम टीचिंग में, रेमिडियल इंस्ट्रक्शन में, रीइंफोर्समेंट टेक्निक में, इंडिविजुअल लर्निंग डिवाइस में। क्लासरूम टीचिंग में वो कहते हैं कि जब भी बच्चों को कक्षा में आप पढ़ाएं, उनको शिक्षण दें, टीच करें, तो उनको ऐसी टीचिंग दें कि वो क्या हो जाए, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वो कंसेप्ट में मास्टरी हासिल कर ले। कोई भी उनके मन में डाउट ना रहे, उनके कंसेप्ट को क्लियर करें, डाउट को क्लियर करें। रेमिडियल इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मान लो कोई भी प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है तो उसका क्या करें? उपचार करें, नैदानिक उपचार करें, उनको उपचारात्मक शिक्षण दें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें। रीइंफोर्समेंट टेक्निक का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है रीइंफोर्समेंट दो तरीके से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनको रीइंफोर्स करें, रीइंफोर्स टेक्निक का यूज़ करें। अगर पॉजिटिव का ज़रूरत है तो पॉजिटिव करें और नेगेटिव का ज़रूरत है तो नेगेटिव करें, बट उनके कंसेप्ट को क्लियर करें, उस कंसेप्ट में उनको मास्टरी हासिल करवाएं। इंडिविजुअल लर्निंग डिवाइसेस का मतलब है व्यक्तिगत अधिगम। व्यक्तिगत अधिगम का मतलब है कि क्लासरूम में अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हर एक बच्चे से जाके पूछे कि उसकी क्या समस्या है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ उसके हर एक बच्चे की कंसेप्ट को क्लियर करें, हर एक बच्चे को उसके विषय में क्या करें? मास्टरी हासिल करवाएं। वो कहता है कि जब भी जो भी पढ़ाओ आप बच्चे को, वो बच्चा उसमें मास्टरी हासिल कर ले। ये क्या कौन कहता है? ब्लूम कहता है। तो आपको इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना। एक तो आपको ये लर्न करना है कि जो मास्टरी लर्निंग मॉडल है डेट इज गिवन बाय ब्लूम इन 1960, और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भी मास्टरी से लर्न करना है MA, मतलब कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर ले, मास्टरी कर ले, जैसे हम लोगों ने भी कॉमर्स वाले MCOM वगैरह किए इस तरीके से। इस तरह से प्रतिमान समूह आधारित अधिगम है। इसके अंदर 5 चर है। ये 5 वेरिएबल्स पर डिपेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड ऑफ काइंड ऑफ लर्निंग, सेकंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, थर्ड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ प्रिजर्वेंस एंड फिफ्थ टाइम अलाउड फॉर लर्निंग। एप्टीट्यूड ऑफ काइंड ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ये देखिए कि बच्चे की रुचि कैसी है, बच्चे की बच्चियों के रुचियों की तरफ ध्यान रखना, उनकी अभिरुचियों की तरफ ध्यान रखना कि उसके उस विषय में कैसी रुचि है, उसकी अभिरुचि की तरफ ध्यान देना, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को क्या करवाना? मास्टरी हासिल करवाना। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन उसके दिए जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी है।
अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंस्ट्रक्शन उन्हें दी जा रही है वो उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कहीं कुछ चीज़ सही करने की ज़रूरत तो नहीं है, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है। प्रिजर्वेंस, दृढ़ता होनी चाहिए। जब भी बच्चों को कंसेप्ट में मास्टरी हासिल करवानी है तो टीचर को प्रिजर्वेंस होना चाहिए। चाहे बच्चा 10 बार पूछे तो 10 बार उसे बताना चाहिए। ये नहीं है कि झुंझुला हटा के कहते तेरे को समझ में नहीं आएगा बैठ जा तू, नहीं। प्रिजर्वेंस रखना है खुद को कि जब बच्चों को जितनी बार पूछना है बच्चों को उतनी बार ही बताना है। टाइम अलाउड फॉर लर्निंग, और बच्चे को लर्न करने के लिए टाइम अलाउड करना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीचर को बच्चों को उसके कंसेप्ट में मास्टरी हासिल करवानी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे की अभिरुचियों का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी किस विषय में कैसी अभिरुचि है, फिर क्वालिटी कैसी है, जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, बच्चों को समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है। फिर खुद को प्रिजर्व रखना कि जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, किसी को एक बार में समझ आ जाता है, किसी को 10 बार, तो मतलब बच्चों को उसको समझाना, 10 बार पूछ रहे तो 10 बार ही समझाना। टाइम अलाउड फॉर लर्निंग, और उसको सीखने के लिए टाइम देना। ये क्या है, 5 वेरिएबल्स है जिसके ऊपर ब्लूम्स का जो मास्टरी मॉडल है वो डिपेंड करता है। फिर इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने बच्चे पे फोकस कर लिया, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर, देखो बच्चे पे फोकस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सा बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है। उसके बाद टीचिंग फॉर मास्टरी, उसमें मास्टरी हासिल करवाएंगे। फिर प्लान कर लिया, फिर उसमें बच्चों को मास्टरी हासिल करवा दी, फिर उसका मूल्यांकन करा कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना अभी बाकी है। फिर मान लो बच्चे ने 100% नहीं सीखा, अभी उसमें मास्टरी हासिल उसकी नहीं हुई, तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कहाँ पर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कहाँ पर और बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। फिर बच्चों को दोबारा सिखाया, फिर उसका दोबारा इवैल्यूएशन करा और फिर उसका सबमिटेड टेस्ट लिया। ठीक है, जैसे होता है ना एनुअली टेस्ट होता है, फिर उसको दोबारा सबमिट। ये 6 स्टेप होता है। पहले हमने फोकस कर लिया, फिर हम करेंगे कि हमें इस कंसेप्ट में बच्चों को मास्टरी दिलवानी है, फिर उसके लिए प्लान करेंगे, फिर उसमें बच्चों को उसको कंसेप्ट को सिखाएंगे, टीच करेंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे, फिर जहाँ जो कमी रह जाएगी दोबारा उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर दोबारा उसको सिखा के उसका री एवैल्यूएशन करके दोबारा सबमिटिव करेंगे, फिर दोबारा उसका टेस्ट लेंगे। ये क्या स्टेप्स होते हैं किसके, मास्टरी लर्निंग, ब्लूम के मास्टरी लर्निंग मॉडल के। ठीक है, सबसे मेन तो ये लर्न करना है, ब्लूम का मास्टरी लर्निंग मॉडल 1960 में दिया गया था और ये अनुदेशात्मक मॉडल है, इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, रिचार्ड सचमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। रिचार्ड सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये सकमैन का पूछताछ प्रतिमान है। हिंदी में क्या कहेंगे, सकमैन का पूछताछ प्रतिमान। ठीक है, इट इज गिवन बाय रिचार्ड सचमैन, ये रिचार्ड सचमैन के द्वारा दिया गया है, ये रिचार्ड सचमैन के द्वारा दिया गया पूछताछ करना। पूछताछ मतलब जो भी उनकी जिज्ञासा है बच्चे की अपने कंसेप्ट को लेके, अपने शिक्षण को लेके, तो उसको क्या करना, उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करना, शांत करना। ठीक है, ये किसने दिया है, रिचार्ड सचमैन ने दिया है और ये मॉडल 1962 में दिया गया है। बेसिक अजम्पशन, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। क्या अवधारणाएं हैं, देखो बच्चा कब पूछताछ करता है, जब उसका ज्ञान हो, अस्थायी हो। जब बच्चे का ज्ञान अस्थायी हो, जब उसे ज्ञान की संतुष्टि ना हुई हो, जब उसे कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, जब उसकी जिज्ञासा हो, कोई उसके सामने समस्या हो, जब बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन अराइज करता है, इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है। तो अस्थायी ज्ञान हो, टेंटेटिव नॉलेज हो, किसी बात का एक उत्तर नहीं होता, बच्चे के मन में एक बात के 100 उत्तर आ रहे हो। ये ऐसे भी हो सकता है, इसको जैसे मैथ्स के सॉल्यूशन होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। तो बच्चे के मन में क्या होती है, क्वेश्चन होते हैं। जब बच्चे के मन में क्वेश्चन अराइज होते हैं ना, तो उसी मेथड को इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड कहते हैं, जो कि रिचर्ड सचमैन ने दिया। जिज्ञासु, जब बच्चा जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी होता है बच्चे के मन में, जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, वो ऐसे अटपटे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनके मन में ये होता है कि ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। तो जब बच्चा क्यूरियस होता है, जब वो इंक्वायरी करता है। ठीक है, ये याद रखना है कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, डेट इज गिवन बाय रिचार्ड सचमैन इन 1962। और बच्चा इंक्वायरी कब करता है, जब वो क्यूरियस होता है, जब उसका ज्ञान होता है अस्थायी होता है। इस मॉडल के अंदर 5 स्टेप होते हैं। जब भी बच्चा क्यूरियस होता है कि कोई कंसेप्ट को लेकर, तो वो 5 स्टेप्स को के अंदर वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चों की इंक्वायरी को पूरा करने के लिए 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वो समस्या होती है। ठीक है, समस्या आ गई, अब उसके सामने समस्या को प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसके आगे उसको प्रोसेस बताया जाएगा कि आपके सामने ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है और ये प्रोसेस है, हिंट दिया जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, डाटा कलेक्ट करने के बाद उनको अप्लाई किया जाएगा, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको
उनका जो उनकी एक्सप्लेनेशन आए उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि कितना ठीक है, कितना अभी उसमें और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। ये मतलब एक डाटा टाइप ऑफ इवोल्यूशन किया जाएगा। ये किसके, इसके 5 मॉडल्स हैं, किसके, रिचर्ड सचमैन के इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के। इसमें को आपको ये मॉडल इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे होंगे और ये इतने इंटरेस्टिंग है भी नहीं। इसमें सिर्फ ये लर्न करना है कि हु गेव दिस मॉडल एंड व्हेन, किसने दिया, क्या दिया और क्या कहा है। मतलब आपको अगर लर्न कर लें, कोई मास्टरी के बारे में कह रहा है तो ब्लूम ने कहा है, इंक्वायरी के बारे में कह रहा है तो रिचर्ड सचमैन ने कहा है, फिर है और बुनियादी शिक्षण के बारे में कह रहा है तो ग्लेजर ने कहा है। ठीक है, अब है ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसे हम CAM मॉडल भी कहते हैं। इट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये कैसा मॉडल है, इंफॉर्मेशन सूचना प्रक्रिया मॉडल है। जैसे कि हमारा जो मास्टरी लर्निंग मॉडल था वो इंस्ट्रक्शनल था, अनुदेशात्मक था, ऐसे जो ब्रूनर का संप्रत्यय मॉडल है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है। ठीक है, सूचना प्रक्रिया मॉडल, शिक्षण का संप्रत्यय अधिगम सूचना निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत आता है। ये वाला मॉडल है किसके अंतर्गत आता है, सूचना के अंतर्गत आता है, सूचना प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और जो ये मॉडल है ये ब्रूनर ने तो दिया है, इसके साथ इसमें JS ब्रूनर के साथ जे गुडरॉ भी थे, जॉर्ज ऑस्टाइन भी थे, ये भी इसमें शामिल थे। मतलब इन्होंने भी अपनी बातें इस मॉडल में रखी थी, किसमें, ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में, जो कि 1956 में दिया है। वो कहते हैं कि जो भी कंसेप्ट सिखाया जाए उसमें अटेनमेंट करो, वही मास्टरी मॉडल वाली ही बात है कि जब भी जो भी कंसेप्ट उनको सिखाया जाए वो क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट में अटेनमेंट आनी चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस है, कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट है उसको बनाओ, संप्रत्यय का निर्माण करना। फिर उसके अंदर क्या करना चाहिए, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी। अब है ना, जो भी हमने संप्रत्यय कोई भी कंसेप्ट है वो बनाया, अब कंसेप्ट को बनाने में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी आते हैं, कुछ जोखिम भी आते हैं, उन जोखिमों को कम करना, फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, फिर कंसेप्ट को डिटरमाइन करना। ये क्या है, इसके एजम्पशंस है, ये 4 एजम्पशंस है किसकी, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की। और इसके एलिमेंट है। अब जब कंसेप्ट को बनाएंगे तो कंसेप्ट को बनाने के लिए 3 हमें जो एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम्पल्स को, एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूटिव वैल्यू को। उसका मतलब वो कहता है कि जब भी बच्चों को कंसेप्ट सिखाओ, जब भी बच्चों को किसी भी कंसेप्ट में अटेनमेंट हासिल करनी हो, मास्टरी हासिल करनी हो, तो उसके लिए इंडक्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए। वो कहता है कि बच्चों को जो नॉलेज है उस नॉलेज को लेके हमें बच्चे को जो ज्ञान उसको जिस बात की उसे नॉलेज नहीं है वो ज्ञान सिखाना चाहिए। जैसे इंडक्टिव अप्रोच में होती है कि एग्जाम्पल, बच्चों का एग्जाम्पल से सिखाया जाता है, फिर कंसेप्ट की तरफ ले जाया जाता है। मान लो आपको संज्ञा पढ़ानी है तो संज्ञा पढ़ाने के लिए आप ये मत बताओ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, नहीं। पहले आप बच्चों को तरह तरह के नाम, बच्चा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ऐसे स्टेट का नाम ले लिया, बहुत तरह के नाम ले लिया। उसके बाद देखो आपका जो नाम है वो एक वर्ड को स्पेसिफाई कर रहा है, आपका एक पर्टिकुलर नाम है, तो ऐसे जो पर्टिकुलर नाम को स्पेसिफाई करता है उसको पता है क्या कहते हैं, संज्ञा। तो इसी तरीके से बच्चा क्या करेगा, कंसेप्ट में अटेनमेंट हासिल कर लेगा। जब उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे, आपने देखा होगा तो बच्चों को एक इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाता है, बच्चा बहुत चीज़ें सोचने लग जाता है। अच्छा मैम ने उसका नाम पूछा, मैम मेरा नाम पूछेगी तो मैं भी संज्ञा हूँ। तो बच्चे को क्या हो जाता है, उसका कंसेप्ट खुद ही क्लियर हो जाता है। अगर इफ़ ए टीचर यूज़ इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग, अगर टीचर है वो इंडक्टिव मेथड का यूज़ कर रहा है तो बच्चे का जो होता है उसका कंसेप्ट है खुद ही क्लियर हो जाता है। जैसे हमने पढ़ाया संज्ञा, तो बच्चा सोच लेगा मेरा नाम है तो फिर मैम मेरा नाम भी संज्ञा हो, उसका नाम भी संज्ञा, वो सब संज्ञा हुए। तो बच्चा समझ जाएगा कि जिसका भी नाम होता है, जो नाम का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो ब्रूनर कहता है कि अपने इस मॉडल में जब भी बच्चों को समझाओ तो इंडक्टिव मेथड से समझाओ, और इसकी एजम्पशंस है वो आपको मैंने बता दी कि पहले कंसेप्ट बनाओ, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उनको रिड्यूस करो, फिर उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर उनको डिटरमाइन करो। ये 4 एजम्पशंस है, 3 एलिमेंट है जो मैंने आपको बता दिया। देखिए आप इस चीज़ का ब्लेम मुझे मत लगाना कि मैडम हमें समझ नहीं आया, मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया। ये मॉडल ही कुछ ऐसे है कि इसमें मतलब इतना है नहीं,
मतलब कोई इंसान चाहते हुए भी ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि बार बार आपको लर्न हो जाए, समझ में आ जाए, बट बेटा ये राइट डाउन करने का है अपने माइंड में ना, बस इस चीज़ों को घुसाने का है कि हाँ ये मॉडल किसने दिया, कब दिया और कितना। बस छोटी छोटी सी बातें लर्न करने को, कोई आपको डिस्क्रिप्शन तो लिखने को आएगा नहीं कि आप बताओ कि ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या कहता है, पूरा क्लियर, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बस ये पूछेगा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर ने दिया, उसके साथ किस किसने उसका सहयोग दिया, कब दिया, किस पर आधारित है, बस इतना। जैसे इंडक्टिव लर्निंग पर, मेथड पर आधारित है, बस इतना आपको लर्न करना है, कुछ नहीं है। तो आप ये मत सोचा कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही, मैम ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाने की कोशिश की है। और बाकी देखिए बच्चे सबका माइंड थिंकिंग अलग अलग होती है, कोई सोचता है मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती, कोई सोचता है हाँ कंसेप्ट ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है, तो मैडम क्या कर सकती है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट द मॉडल इज, इसके हाँ इसकी कुछ नीतियाँ भी हैं, 4 नीतियाँ हैं। पहले समकालिक सूक्ष्म जात, ये नीतियाँ आप लर्न कर लेना। डायरेक्ट अगर कोई पूछता है इसमें ये पूछ सकता है जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ब्रूनर का, उसकी मतलब 3 नीतियाँ दे दी, एक बाहर से दे दी, कौन सी नीति नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं अपने अंदाजे से कह रही हूँ कि पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रूनर की कौन सी नीति नहीं है, ब्रूनर की सीए कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की कौन सी नीति नहीं है। तो इसकी 4 नीतियाँ हैं, समकालिक सूक्ष्म जांच, अनुक्रमित सूक्ष्म जांच, सुरक्षित केंद्रीकरण, केंद्र के लिए संयोगात्मक क्रिया। ये 4 नीतियाँ हैं जो कि ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की हैं। ओके, अच्छा, और ये मैंने आपको बताया था ये इंडक्टिव लर्निंग पर बेस्ड है, बस इस चीज़ को लर्न करना। अब उसके बाद है तबा का आगमात्मक चिंतन शिक्षण, ताबाज इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल, ताबा का आगमात्मक चिंतन शिक्षण, आगात्मक चिंतन प्रतिमान पाठ्यक्रम सिद्धांतवादी। ये देखो हिलटाबा का है ना, हिलटाबा का मैंने आपको बताया था यही है, हिलटाबा के द्वारा विकसित किया गया कौन सा मॉडल है, ये आगमात्मक चिंतन शिक्षण मॉडल है, ठीक है। वो ये हिल्डा टाबा है, इन्होंने ये मॉडल है कहाँ से निकाला था, वो सेंट्रल कोस्टा स्कूल में पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने इस मॉडल के बारे में सोचा। और ये मॉडल है मेनली एसएसटी जब पढ़ाया जाता है ना तब उस पर बेस्ड होता है। ताबा का आगमात्मक मॉडल होता है, ये एसएसटी पढ़ाया जाता है उस पर बेस्ड होता है। देखो कैसे, एसएसटी जो सब्जेक्ट है उस पर मतलब जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तब इस मॉडल को हम यूज़ करते हैं, टीचर यूज़ करते हैं। देखो कैसे, सबसे मेन होता है कि एग्जाम्पल्स, ये इंडक्टिव मेथड पर ही बेस्ड है ये वाला मॉडल भी, इसका नाम ही इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल है। इसमें भी ये कहता है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाओ तो पहले एग्जाम्पल देकर पढ़ाओ। मान लो आपको ताजमहल के बारे में बताना है कि ताजमहल उसकी याद में बनाया गया है, तो सबसे पहले आप बताओ कि बेटा ताजमहल है वो आगरा में है, वहाँ पे वाइट मार्बल पत्थर लगा हुआ है, वो कभी काला नहीं होता, इस तरीके से आप बताओ। बच्चे ताजमहल के बारे में जानते हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाओ तो उसका पहले क्लियर करो उसको, मतलब उसका ना क्यूरियस करो, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। उस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इंडक्टिव मेथड का यूज़ करो। अब आप ताजमहल का नाम लोगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छा, हम जैसे मान लो, मैं तो देखो मैं अपनी बताती हूँ, जब भी मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, मैं चाहे बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाती हूँ, चाहे मैं स्कूल से पढ़ाती हूँ, कैसे भी पढ़ाती हूँ, तो मैं ना हमेशा इंडक्टिव मेथड का यूज़ करती हूँ। अब मैं जैसे बच्चों को पढ़ाती थी पहले, तो मैं ऐसे कहती थी चलो आज ताजमहल घूमने चलोगे, तो बच्चे ये सोचते थे मैडम अब ताजमहल ले जाएगी हमें। उनको ये नहीं पता था कि मैम चैप्टर में ताजमहल के बारे में पढ़ाएगी, नहीं, वो सोचते थे अच्छा मैम ने क्या पता पिकनिक डिसाइड किया हो, मैम ताजमहल लेके जाती हो, नहीं। तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाती थी कि बच्चों का खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था। चलो हम ताजमहल चलेंगे आज, पर उसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ताजमहल कैसा है, क्योंकि आपको वहाँ जाओगे तो बिल्कुल ऐसा नया नया सा लगेगा, कुछ नहीं पता होगा तो आप पागल बन जाओगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आप पहले ध्यान से सुनो तभी लेके जाऊँगी, जिस बच्चे को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था। तो वो कहता है ताबा का जो आगमात्मक चिंतन शिक्षण है वो भी ये कहता है कि जब भी बच्चों को पढ़ाओ तो इंडक्टिव मेथड से पढ़ाओ ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक है। बस यही इसमें कही गई थी कि बच्चों को जब भी पढ़ाओ तो स्पेसिफिक टू जनरल पढ़ाओ, जो बच्चों को आता है उससे फिर सामान्य की ओर ले जाओ, जटिल से सामान्य की ओर ले जाओ। ये 3 एलिमेंट पर बेस्ड है। ये भी पहले बच्चे का कंसेप्ट बिल्ड करो एग्जाम्पल देके, फिर एक्सप्लेनेशन करो। जैसे मैंने कंसेप्ट बिल्ड कैसे कर दिया, मैंने ताजमहल के बारे में कंसेप्ट बिल्ड कर दिया, थोड़ा बहुत बता दिया, फिर उसको एक्सप्लेनेशन करना अपने टीचिंग में, फिर उसके प्रिंसिपल्स पर, फिर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा। ये उसका मॉडल है, ताबा का मॉडल कहता है। फिर गॉर्डन्स सिनेक्टिव प्रतिमान,
गॉर्डन का सिनेप्टिक्स प्रतिमान मतलब गॉर्डन सिनेप्टिक्स मॉडल है ये। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी की बात कही गई है कि बच्चों में क्रिएटिविटी लाओ, बच्चों को सृजनात्मक लाओ, बच्चे क्रिएटिव बने, मतलब अपने उनको इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चों का जो माइंड है वो क्रिएटिव हो, वो इस तरीके से उनके सामने समस्या को प्रस्तुत करें कि वो क्रिएटिव माइंड से मतलब करें हर चीज़। वो कहता है सृजनात्मक संबंधी समूह बनाना, समस्या का समाधान करने वालों और उत्पादन को विकसित करने वालों का समूह। इसमें बच्चों का समूह बना हो ताकि उनमें क्रिएटिविटी है, वो सृजनात्मक बने, वो अच्छे से समस्याओं का समाधान कर पाए, उनमें क्रिएटिविटी लाओ। बस यही है कि गॉर्डन का सिनेप्टिक मॉडल है, हु गेव दिस मॉडल, गॉर्डन, और गॉर्डन ने किस पर बात की है, सृजनात्मक पर बात की है। ओके, ये थे हमारे 6 मॉडल जो मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने रॉबर्ट ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण का मॉडल किया था, फिर हमने ब्लूम्स का मास्टरी लर्निंग मॉडल किया था, देन हमने रिचर्ड सचमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किया था, और देन हमने फोर्थ मॉडल हमने किया था ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किया था, एंड देन 5th किया था ताबा का इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल किया था, और फिर गॉर्डन का सिनेप्टिक मॉडल किया था। ये थे हमारे टोटल 6 मॉडल। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे पता ही नहीं चलता कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आपको समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा। देखिए, कमेंट ये मेरे लिए ये नहीं है कि आप नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव, मेरे को इस चीज़ से कोई नहीं। अगर आप कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। जैसे एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि मैम कैमरा है ना आपका हिलता है, तो मैंने सोचा कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि कैमरा ना हिले। ये नहीं है कि मुझे बुरा लगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा, तो मोटिवेशन मिलती है ना। तो ऐसे लगता है पता नहीं बच्चे पढ़ते भी हैं ये नहीं पढ़ते। हम लोग देखिए, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ना कंटेंट को इतनी ज़्यादा, मतलब मेरा इतना टाइम लग जाता है कंटेंट को, कोई एक बुक से नहीं लाती, बहुत सारी बुक से ला के फिर कंटेंट को इकट्ठा करके कि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यहाँ से। क्योंकि देखिए HPSC पेपर कंडक्ट करेगा, मुझे पता है कि वो किस तरीके का पेपर कंडक्ट करेगा, मॉडरेट टू टफ आएगा। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, तो बच्चे अच्छे से पढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए बच्चे अच्छे से पढ़िए। ये ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहिए कि हमने पढ़ लिया डेट इज़ इनफ। देखिए, जहाँ से पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, मास्टरी हासिल, ब्लूम का मास्टरी मॉडल को फॉलो करते हुए पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर, और कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ना तो देख लीजिए आप वेट करते रहिए, और मैं अपनी वीडियो को इतने अपलोड नहीं करूँगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप खुद देखिए कि मैम मेहनत लगती है, कम से कम भी 2-3 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।